नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारे बीएससी फर्स्ट सेम की मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट। ठीक है, तो पहली यूनिट हमने डिस्कस कर ली थी और वो हमारी हो गई कंप्लीट। ठीक है, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका पक्का सोल्यूशन करें जितना हमसे हो सकेगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं हमारी सेकंड यूनिट को स्टार्ट, और सेकंड यूनिट का नाम हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट की हमारी यूनिट है, तो हम आज इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक क्या है, लेकिन ये हमारे पास जो कुछ टर्म है ना, ये हमारे 3 नंबर में पूछ लेते हैं, हमारे जो कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं इसमें पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट पढ़ने से हम पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट के टॉपिक लगभग सेम से हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम में कुछ हमारी प्रॉब्लम आई थी ना, तो उसको रिजोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, उसको रिजोल्व करने के हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ था। ठीक है, तो हमारा पहले क्या था, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, और आगे क्या बात, देयर फॉर इफ़ देर आर एन ऑब्जेक्ट, हमारे पास एन फ्री ऑब्जेक्ट हैं, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3n होगा, हमने पढ़ा है। बट इफ़ देर आर कंस्टेंट ऑन द ऑब्जेक्ट देन ईच कंस्टेंट रिमूव 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसने क्या बताया, हमारे ऑब्जेक्ट के साथ हमारे साथ क्या होता है, कंस्टेंट होता है, और एक हर एक कंस्टेंट के क्या करता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिमूव करता है। ठीक है, हर कंस्टेंट हमारा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिमूव करता है। द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए सिस्टम ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एन कंस्टेंट इज 3n - n। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट के लिए हो गया हमारा 3n - n। कैपिटल एन हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्मॉल एन हमारा क्या है, कंस्टेंट है जो हमारा रिमूव हो रहा है इसमें से। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में से, तो ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, सिमिलरली होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के। जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स sufficient in number to specify the configuration of the system। ठीक है, तो क्या होता है इन्हें, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, एक सेट होता है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का जो हमारा सफिशिएंट होता है कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सफिशिएंट इन नंबर टू स्पेसिफाई द कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। हमारे कन्फिगरेशन सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए जो हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारा क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास क्या होता था, डायरेक्शन होती थी। ठीक है, दिस सेट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन स्पेसिफाइड टू रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कन्फिगरेशन एंड पोजीशन ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इन्हें, द इंडिपेंडेंस राइज बिकॉज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी कंजर्व्ड। तो इसने क्या बताया, हमारे पास क्या आता है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कंजर्व होती है, हमारे इंडिपेंडेंस अराइज हुई। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक पढ़ो हमारा कंस्टेंट इक्वेशन। तो हमारे कंस्टेंट की इक्वेशन क्या होती है, R1 = Ri Q1 Q2 अप टू Q3n - n इंटू टाइम। तो इसने क्या बताया, ये हमारी क्या है, ट्रांसफॉर्म है जनरलाइज कोऑर्डिनेट और ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, तो हमारे Q1 Q2 क्या है, हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, और टाइम भी हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है कंस्टेंट के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर मोर देन जस्ट ए नोटेशनल कन्वीनियंस। तो हमारे क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं तो हमारे नेशनल कन्वीनियंस से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द कंस्टेंट इनटू द डेफिनेशन ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट वी गेट 2 इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन। तो हमारे पास क्या है, 2 इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन है। पहली क्या है, कंस्टेंट फोर्स आर एलिमिनेटेड। तो हमारे क्या है, जो कंस्टेंट फोर्स है वो हमने क्या कर दिया, एलिमिनेटेड होंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, कंडीशन है इसकी। ठीक है, कंस्टेंट फोर्स हमारे क्या होंगे, एलिमिनेटेड होंगे। सेकंड क्या है, द जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर फुली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट नहीं, हमारे क्या हैं, फुली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे ऊपर। ठीक है, ये हमारे कुछ जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में बताया इसने। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू Q3n - n होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Qi इंटू आई की वैल्यू क्या हमारी 1
2 अप टू 3n-n है, ठीक है। यदि हम इसका टाइम डेरिवेटिव कर दें तो हमारा टाइम डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, क्यू आई डैश इज इक्वल टू डी क्यू आई अपॉन डी टी। आई की वैल्यू क्या हमारी 1 2 3 अप टू एफ तक है, तो ये हमारी क्या आ गई, जनरलाइज वेलोसिटी हो गई। और पहले हमारे क्या थे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यदि हम इसका टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं हमारे क्या होता है, जनरलाइज वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। तो इसने क्या बताया आगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैविंग डायमेंशन ऑफ द लेंथ और एंगल। तो इसने क्या बताया, ये हमारा जरूरी नहीं होता जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए कि वो उसके पास हमारे लेंथ या एंगल के डायमेंशन हो, ठीक है। तो आगे क्या हमारा, सिलेक्शन ऑफ सूटेबल सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज बेस्ड अपॉन दी फॉलोइंग पॉइंट। तो हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट का सिलेक्शन किसके ऊपर बेस है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हमारा, द जनरलाइज कोऑर्डिनेट शुड स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। तो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। ये हमारे कुछ सिलेक्शन करने के पॉइंट हैं, ठीक है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो ये आप पक्का याद कर लें, ठीक है। तो हमारा पहला क्या, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हमारा, दे में बी वेरिड आर्बिट्रेरी, और वो हमारा वेरी कैसे करते हैं, आर्बिट्रेरी करते हैं, एंड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर विदाउट वायलेटिंग द कंस्ट्रेंट ऑन द सिस्टम। और ये हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, विदाउट वायलेटिंग कंस्ट्रेंट ऑन द सिस्टम, बिना और हमारे कंस्ट्रेंट ऑफ सिस्टम को बिना वायलेट करे, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्या होगा, वो हमारे क्या करते हैं, वेरी करते हैं, आर्बिट्रेरी और इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे ऊपर, और कंस्ट्रेंट ऑफ सिस्टम को बिना वायलेट करे, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, वी शुड चूज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट विल गिव अ रीजनेबल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द प्रॉब्लम, सॉरी। तो हमारा सेकंड क्या है, ये हमारा क्या होता, इसमें क्या होता है, हमें चूज़ करना होता है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को, और वो हमें क्या देते हैं, रीजनेबल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन देते हैं प्रॉब्लम की, ठीक है। तो हमारे तीन ये थे सिलेक्शन करने के लिए, हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट को कैसे हमें सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, सूटेबल सेट के लिए। तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। पहला हो गया हमारा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं। सेकंड क्या हमारा, वो आर्बिट्रेरली वेरी करते हैं और इंडिपेंडेंटली होते हैं एक दूसरे ऊपर, विदाउट वायलेटिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम, हमारे कंस्ट्रेंट को विदाउट वायलेट करें, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को चूज़ करते हैं, जो हमें क्या देते हैं, रीजनेबल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन देते हैं प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसने कुछ एग्जांपल बता रखे हैं कि हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट को कैसे सिलेक्ट कर सकते, चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एंड कंस्ट्रेंट टू मूव ऑन सर्कुलर वायर इन एक्स वाई प्लेन एट एन इंस्टेंट एज शोन इन फिगर। इसमें पहला क्या बताया है, हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे, कोऑर्डिनेट ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास एम। तो देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट है, मोशन ऑफ मास एम है, वो मूव क्या कर रहा है, सर्कुलर वायर में कर रहा है, और वो क्या हमारा एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या होगा, एक्स है हमारा, एक्स हमारा क्या हॉरिजॉन्टल है, ये हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई हमारा क्या वर्टिकल है, वाई हमारा किस में रिजल्ट होता है, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा में। तो ए इसमें हमारा क्या होगा, रेडियस हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसमें हमारा ओनली थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा ये हमारा एम है मास यहाँ पर, तो थीटा हमारा ये है, तो थीटा हमारा क्या होगा, इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रेडियस है इसकी, ठीक है, सर्कुलर वायर में मूव कर रहा है ना इसकी, ठीक है। तो पता चल गया इसमें हमारा क्या पास लिया है, एक हमारा पार्टिकल ऑफ मोशन है जो सर्कुलर वायर में मूव कर रहा है, ठीक है, और वो क्या हमारा एक्स वाई प्लेन में है, ए हमारी रेडियस है, ठीक है, एम हमारा मास है, तो इसमें थीटा हमारा क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। और इसने एक्स वाई क्या दिखा रखा है, ये हमारे रिजल्ट होते हैं, एक्स हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है, तो ए कोस थीटा और साइन थीटा में रिजल्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हमारा सेकंड, द जनरलाइज कोऑर्डिनेट फॉर ए पार्टिकल कंस्टेंट टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर आर टेकन एज द टू एंगल्स एक्सप्रेसिंग पोजिशन ऑन द स्फीयर से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है एक पार्टिकल के, जो हमारा क्या करता है, कंस्टेंट टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, जो हमारा स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर मूव करता है, ठीक है, स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर मूव करता है, आर टेकन एज टू एंगल। तो वो हमारे पास क्या लेते हैं, 2 एंगल लेते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं पोजिशन ऑन द स्फीयर
और उनको कह सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट स्फीयर है स्फेरिकल सिमेट्री एंड स्फेरिकल प्लेन कोऑर्डिनेट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास स्फीयर में क्या हमारा स्फेरिकल सिमेट्री है और स्फेरिकल प्लेन कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आर थीटा फाई कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा क्या है, आर हमारा फिक्स है, तो हमारा थीटा और फाई हमारा क्या हो गया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये हमारे किस केस में हुआ है, ये हमारे हुआ है जब हम एक पार्टिकल लेते हैं जो कांस्टेंट मूव करता है एक स्फीयर के सरफेस के ऊपर, एक स्फीयर के सरफेस के ऊपर मूव करता है, और उसको हम लेते हैं, दो एंगल लेते हैं जो एक्सप्रेस करता है हमारी पोजीशन ऑन द स्फीयर को, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारा स्फीयर है, हमारा स्फेरिकल सिमेट्री है, ठीक है। स्फीयर के पास क्या है, हमारा स्फेरिकल सिमेट्री है और स्फेरिकल प्लेन कोऑर्डिनेट है, वो हमारे पास क्या है, आर है, थीटा है, फाई है, ठीक है। यदि हमारी आर फिक्स है तो हमारा थीटा और फाई हमारा क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। ये हमारे इसके दो एग्जांपल हो गई। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल पेंडुलम केस होता है ना, उसमें हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, थीटा होता है ओनली, ठीक है। और हमारा क्या है, पेंडुलम हमारा कैसे लटकता है, वर्टिकल एक्सिस में लटकता है थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इनको आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, ठीक है, इनके क्योंकि हमारे पास ये केस आएंगे, ठीक है, आगे। इसके बाद क्या हमारा एक फ्लाई का केस होता है, फ्लाई में हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसमें हमारा थीटा होता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और थीटा क्या होता है, एंगल थीटा बिटवीन रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील, और थीटा हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील और फिक्स लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। और थीटा हमारा क्या होता है, एंगल होता है रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील और जो हमारा लाइन परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एसोसिएट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये हमारा फाई है, ये हमारा साई है, ठीक है, हो गई ये। इसमें तो हमारे एक्स वाई जेड हमारे क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल के, और ये हमारा फाई और साई हमारे क्या एंगल ऑफ नोटेशन है, जो हमारे क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के हैं थ्रू द सेंटर, ठीक है। इसके बाद हमारा डबल पेंडुलम का बता रखा है, डबल पेंडुलम में हमारे पास क्या होते हैं, थीटा 1 और थीटा 2 हमारे पास क्या होते हैं, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बताए इन्हें कुछ एडवांटेज बता रखे जनरलाइज कोऑर्डिनेट के, ठीक है। तो पहला एडवांटेज हमारा क्या है, द चॉइस ऑफ सुटेबल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स मेक द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजियर बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर द सिस्टम। तो हमारा पहला क्या है, ये हमारा क्या देता है, सूटेबल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को चॉइस करता है, जो हमारा क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ईजियर कर देता है नंबर ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस करके, ठीक है। तो पहला क्या है, ये हमारा क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ईजियर कर देता है नंबर ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस करके, ठीक है। तो पता है हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है, जो हमारा क्या करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन को ईजियर कर देता है नंबर ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस करके, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी सोल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, को हम सोल्व कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो हमारा क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे इंडिपेंडेंट हैं और कंस्टेंट का हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो हमारा सेकंड ये हो गया, क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम सोल्व कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, बिकॉज क्योंकि हमारे क्या जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे इंडिपेंडेंट हैं और उनके ऊपर हमारे कंस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस इज द हाइपोथेटिकल स्पेस वेयर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम में बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल पॉइंट ओनली। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल स्पेस होता है जहाँ पर हमारा क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम रिप्रेजेंट होता है एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है। आगे आपको समझ में, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस हमारा क्या होता है, हाइपोथेटिकल स्पेस होता है जहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे आपको कॉन्फ़िगरेशन स्पेस समझ में। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो नाम से पता चलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इक्वेशन को, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ विच एनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आ गया इसमें, ये हमारा क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती है
विद दी हेल्प, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारी कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं एक न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम दे रखी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया। आगे आपको समझ में ये क्या होता है, इक्वेशन मोशन होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम दे रखी है जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, इसके बाद क्या बताया है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं सिस्टम के, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फंक्शन की तरह उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट ith पार्टिकल ऑफ सिस्टम हैव एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो मैंने मान लिया हमारे पास ith पार्टिकल है सिस्टम का और एक्स वाई जेड हमारे क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, देन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो उन्हें ऊपर पढ़ा था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम कैसे फंक्शन करेंगे, एज ए जनरलाइज्ड वेलोसिटी के, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के था ना हमारा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो यही बताया हमारे पास, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। और ये हमारे क्या होती है, क्या 1 क्या 2 क्या 3 अप टू क्या हुआ और टाइम का होता है। ठीक है, तो एक्स वाई हमारे 3 पॉइंट बनेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में, एक्स आई वाई आई जेड आई। तो हमारा एक्स आई क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स आई ब्रैकेट में क्या 1 क्या 2 क्या 3 अप टू क्या हुआ और साथ में हमारा टाइम। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं। इसी तरह वाई के लिख सकते हैं, वाई आई इक्वल टू वाई आई क्या 1 क्या 2 क्या 3 अप टू क्या हुआ टी। इसी तरह हमने जेड आई लिख दिया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हो गई। ठीक है, बाय द यूज ऑफ इक्वेशन कैन एनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैन बी शिफ्टेड टू न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। तो यह क्या बताया है, हम इन इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में आपको। इफ़ आर आई बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल ऑफ सिस्टम, आर आई इज इक्वल टू, यदि मान लो हमारे पास आर आई हमारे क्या पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का, तो हमारा आर आई पोजीशन वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई आई वेक्टर, वाई आई जे वेक्टर, जेड आई के कैप्ट। आई जे हमारे क्या होगी, वेक्टर होंगे एक्स वाई जेड के अलोंग। ठीक है, तो आर वन हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर वन इंटू क्या 1 क्या 2 क्या 3 क्या हुआ इन डैश डी। तो ये हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं। इस तरह R2 को लिख सकते हैं, इसी तरह R3 को, इस तरह Rn को। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगी, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो हमारा ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं, इक्वेशन मोशन होते हैं जो हमारे किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को एक न्यू सेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे क्या पास क्या होते हैं, वो हमारे फंक्शन होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के। तो उन्हें मान लिया हमारे पास आई पार्टिकल है जिसके एक्स वाई जेड हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, और उनको हम कैसे ट्रांसफर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो वो हमारे क्या होती है, क्या 1 क्या 2 क्या 3 अप टू क्या हुआ। तो एक्स वाई जेड हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स आई इक्वल टू एक्स आई इंटू में क्या 1 क्या 2 क्या 3 अप टू क्या हुआ, साथ में टाइम का यो फंक्शन। इसी तरह वाई आई जेड आई लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या इक्वेशन मोशन हो गई। इस तरह हम सभी हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम क्या कर सकते हैं, न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मान लो यदि हमारे पास क्या आर आई पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैप्ट एक्स आई जे कैप्ट वाई जे के कैप्ट जेड कैप्ट। ठीक है, आई जेड हमारे इंटू वेक्टर हैं एक्स वाई जेड के अलोंग। ठीक है, तो हमारा R1 क्या हो गया, R1 इंटू R1 पोजीशन वेक्टर क्या 1 क्या 2 ये हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की टर्म में हम फंक्शन में लिख सकते हैं। तो हमारे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन होगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉन्फिगरेशन स्पेस था। ये हमारा क्या होता है, हाइपोथेटिकल स्पेस होता है जहाँ पर हमारा क्या होता है, कॉन्फिगरेशन सिस्टम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल पॉइंट ओनली के। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे हमारे कॉन्फिगरेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम था, क्योंकि हमारे सेम टर्म होती हैं। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने आगे क्या माना था, इफ़ देयर आर एन फ्री ऑब्जेक्ट, यदि हमारे पास एन फ्री ऑब्जेक्ट है तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3n होगा।
और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हमारे पास क्या होता है, एक कंस्टेंट होता है, और हर कंस्टेंट के साथ हमारे क्या होता है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमूव होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट के लिए 3n-n। कैपिटल एन हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्मॉल एन हमारा क्या है, कंस्टेंट है जो हमारे पास रिमूव होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है जो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम को। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे कंस्टेंट इक्वेशन को, R1 = Ri Q1 Q2 up to Q3n-n साथ में T। ये हमारी क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे क्या हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। इसको जनरलाइज कोऑर्डिनेट का हम टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा जनरलाइज वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम को स्पेसिफाई करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी वेरी करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, विदाउट वॉयलेटिंग कंस्ट्रेंट ऑफ दिस सिस्टम, बिना वॉयलेट करे कंस्ट्रेंट ऑन सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा, हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को, वो हमें क्या देते हैं, रीजनेबल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन देते हैं प्रॉब्लम की। ठीक है, तो थर्ड में हमारे पास क्या था, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को चूज़ करते हैं जो हमारे पास क्या देते हैं, रीजनेबल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन देते हैं प्रॉब्लम की। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल बताए थे। तो पहला एग्जाम्पल क्या था, एक कोऑर्डिनेट है ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास है, हमारे पास मास m का पार्टिकल है जो सर्कुलर बार में मूव कर रहा है, और ये हमारी क्या रेडियस है, और एक्स वाई हमारे क्या है, मतलब एक्स वाई प्लेन में है। इसके अलावा हमारा क्या होगा, एक कोस थीटा हो गया, रिजोल्व हो गया ना, इसके ए साइन थीटा, तो हमारे इसमें ओनली हमारा थीटा क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह क्या बता है, एक पार्टिकल है जो हमारा क्या है, स्फीयर के सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो उसमें हमारा क्या होंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और थीटा फाई होंगे, और हमारा यदि आर फिक्स होगा थीटा और फाई हमारा क्या होंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, इसके बाद उन्हें सिंपल पेंडुलम को बताया था। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल पेंडुलम हमारा वर्टिकली पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लटका होता है, तो इसमें हमारा थीटा क्या होगा, ओनली जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, फ्लाई व्हील केस में भी हमारे पास एंगल होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट में, और हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में, तो क्या होगा उसमें हमारा एक्स वाई जेड फाई और साई। एक्स वाई जेड हमारे क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल के, और साई और फाई हमारे क्या है, एंगल ऑफ नोटेशन है जो हमारे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके बाद एक डबल पेंडुलम का था। डबल पेंडुलम में हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 हमारे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ एडवांटेज थी जनरलाइज कोऑर्डिनेट की। ठीक है, तो पहले हमारी क्या थी, ये क्या होते हैं, हमारे चॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, चॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ईजियर करते हैं बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन को ईजियर कर देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को रिड्यूस करके। ठीक है, सेकंड क्या, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कैन बी सोल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या इंडिपेंडेंट हैं और उनका ऊपर कंस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या कह सकते हैं, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कुछ हो गया था बेसिक। तो इसमें हमारे पास एग्जाम में क्या पूछते हैं, एक तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछते हैं। ठीक है, इसको आप कर लेना, ये 3 नंबर में आती है पक्का। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है ना, उसमें आप क्या लिखेंगे, इसके डेफिनेशन लिख देंगे, उसकी इक्वेशन लिख दें। ठीक है, तो आप बता देंगे हमारे Q1 Q2 Q3 ये हमारे क्या जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, और इसमें हमारा क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का और ओरिजिनल कोऑर्डिनेट का। ठीक है, इसके बाद क्या बताना आपको, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे ये होते हैं, और इनका हम क्या करेंगे, टाइम डेरिवेट कर देंगे तो हमारा जनरलाइज वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पूछ जाएगा हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसकी इक्वेशन लिख देना, और इसको हम वेलोसिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं वो बता देना। इसके बाद क्या बता देना, हम उसको सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद आप 2-3 एग्जांपल दे देना, और क्या बता देना, इसके एडवांटेज बता देना। ठीक है, कॉन्फिगर स्पेस में आप ओनली डेफिनेशन आएगी,
और ट्रांसफॉर्म इक्वेशन में आप ये सब बता देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट है, मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट सेम की, ठीक है। तो ये आप कर लेना। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आई इसमें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जनरलाइज नोटेशन करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, मतलब जितनी टर्म हमारी यूज होती है ना उनका करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पक्का हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में हमारे पीछे पड़े ना, हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मज़े में रहिए, धन्यवाद।